हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने आदि इतिहास वो प्राग ऐतिहासिक काल देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका आदि ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो इतिहास का वह काल जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। उनकी जो लिपियां हैं उन्हें हम समझ नहीं पाए। तो इतिहास का वह काल जिसके हमारे पास मतलब आधा इतिहास जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन हम उनकी लिपियां हैं जो वो पढ़ नहीं पाए। जिस तरह हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जो लिपि मिली है हम उनका अभी तक अध्ययन नहीं कर सके हैं, तो वो भी आदि ऐतिहासिक काल में ही जोड़ी जाती है। ठीक है जी। तो आदि ऐतिहासिक काल को इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है ताकि हम इसका आसानी से अध्ययन कर सके। पहला, पुरातात्विक स्रोत, यानी कि इस काल के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। दूसरा, इस काल के लिखित स्रोत क्या है हमारे पास। तो हम शुरू करते हैं पहले से, पुरातात्विक स्रोत से। तो पुरातात्विक स्रोत में हमने सबसे पहले लिया है आपका कप मार्क्स। ठीक है जी। इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा है। तो WJ हैनवुड, ये एक विदेशी खोजकर्ता थे, WJ हैनवुड। तो WJ हैनवुड को उत्तराखंड पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो पूछ सकता है कि आपके लिए पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, WJ हैनवुड को। ठीक है जी। 1856 में हैनवुड ने देवीधुरा चंपावत में महापाषाण कालीन उपकरणों की खोज की, जिन्हें मानव समाधियों से जोड़ा गया। यानी कि WJ हैनवुड ने 1856 में महापाषाणी समाधान की खोज की, जिसे समाधियों से जोड़ा जाता है। फिर आपका यशोधर मठपाल ने नोला गांव, जो नोला गांव है वो पश्चिमी रामगंगा घाटी के पास है, अल्मोड़ा से 72 कप मार्क्स खोजे हैं। वो पूछ सकता है कि 72 कप मार्क्स कहाँ से खोजे गए हैं, या कप मार्क्स की खोज कब और किसने की थी, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है जी। फिर है इसमें दूसरा हमारा आ जाता है आपका ताम्र उपकरण। पुरातात्विक स्रोत में दूसरा है आपका ताम्र उपकरण। इसमें देखते हैं तांबे के बने होते हैं। कीवर्ड है डायरेक्ट, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं हमें करनी। तो कहते थे में तांबे के बने होते हैं। ठीक है जी। इस काल के जो उपकरण थे वो तांबे के बने होते थे। ताम्र निखात संस्कृति ऊपरी गंगा की प्राचीनतम संस्कृति है। यानी कि जो ये ताम्र निखात संस्कृति है, ये जो ऊपरी गंगा है, ये इसकी सबसे प्राचीनतम संस्कृति मानी जाती है। फिर कहा इसने बहादुराबाद से ताम्र निर्मित भाला, रिंग्स, चूड़ियाँ आदि नहर की खुदाई से प्राप्त की गई है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जो जो ये भाला चूड़ियाँ मिली है जो ये नहर की खुदाई के पास, तो इससे ये साबित होता है कि नहर के पास ही उस टाइम का जो मानव था वो वास किया करता था। अपनी जल आपूर्ति को पूरा करने के लिए वो अधिकांशतः नदियों के पास ही वास करता था। ठीक है जी। फिर है आपका 1986 में अल्मोड़ा से एक, यानी कि 1986 में अल्मोड़ा से एक, और 1989 में बनकोट से पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है जी। पूछ लगा 1886 में अल्मोड़ा से कितने ताम्र मिले हैं, ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं, तो कितनी मिली हैं, एक मिली है। और पूछ ले आपसे 1989 में बनकोट यानी कि पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। फिर है आपका इन ताम्र उपकरणों से इस बात की पुष्टि होती है कि गढ़वाल कुमाऊं में ताम्र उत्पादन इस युग में होता था। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो 8 मानव आकृतियां मिली है पिथौरागढ़ से, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो कुमाऊं मंडल है आपका और गढ़वाल मंडल है, इसमें उस टाइम पर ताम्र उत्पादन होता था। यानी कि तांबे का उत्पादन किया करते थे, तांबे की बनी वस्तुएं ये बताने का प्रयास कर रही है कि यहाँ पर तांबा होता था इस युग में। ठीक है जी। फिर है आपका पुरातात्विक स्रोत में तीसरा पॉइंट आपका महापाषाणीय समाधान। ठीक है जी। तो महापाषाणीय समाधान सबसे महत्वपूर्ण स्थल मलारी गांव चमोली में है।
कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो आपसे पूछ लेगा मलारी गांव कौन से ज़िले में स्थित है। तो कौन से ज़िले में स्थित है वो आपका, वो आप कह देंगे कि चमोली में स्थित है। ठीक है जी। फिर है महापाषाणी संविधान की खोज का श्रेय शिव प्रसाद डबराल को जाता है, जो 1956 में उन्होंने की थी। कब की थी? 1956 में। पूछ ले के महापाषाणी संविधान की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? वो की थी शिव प्रसाद डबराल ने। और कब की थी? वो की थी 1956, 1956 में। ठीक है जी। फिर आपका मलारी गांव मारछा जनजाति का गांव था, यानी कि मलारी गांव जो था उसमें मारछा जनजाति वास करती थी। कंकाल के साथ साथ भेड़, घोड़े आदि के कंकाल व मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, यानी कि आदि के यहाँ पर जो मिले हैं वो भेड़ का भी और घोड़े और जो कंकाल है वो मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। फिर आपका शवों को रखने की प्रथा समाधान कहलाती है, यानी कि आप सोच रहे हैं कि समाधान किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उन्हें एक अलग स्थान पर रखा जाता था। जिस तरह मिस्र में मम्मी होती है ना, वो मम्मी सी पट्टी बना के रख देते हैं, उसी तरह से जो कंकाल को रखने की प्रथा थी वो समाधान कहलाती थी। ठीक है जी। फिर आपका मल्लारी गांव की कुल देवी, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि मल्लारी गांव की कुल देवी कौन थी, तो हीरामणि देवी। कौन थी? हीरामणि देवी थी, याद रखेंगे आप ये। फिर है जिनके नाम पर यहाँ हीरामणि मंदिर भी स्थित है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो क्वेश्चन को घुमा देता है। वो पूछ लेता है कि किस कुल देवी के नाम पर हीरामणि मंदिर स्थित है, तो हीरामणि मंदिर कौन सी कुल देवी के? हीरामणि देवी के नाम पर ही स्थित है। फिर आपका 2001 और 2 में सर्वेक्षण में नर कंकाल के साथ 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुखौटा, कांस्य, कटोरा, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे पूछ लेता है कि स्वर्ण मुखौटा कितने किलोग्राम का, ऐसे सवाल पूछ लेता है, या कहाँ से मिला है ये पूछ लेता है, या इसकी सर्वेक्षण किस सर्वेक्षण के दौरान मिला था, कि तो किसके भी दौरान मिला था? 2001 और 2002 के दौरान। ठीक है जी। फिर आपका जो आदि ऐतिहासिक काल का दूसरा पॉइंट था, एक था पुरातात्विक स्रोत। ठीक है जी, उसका अध्ययन हमने कर लिया है। दूसरा था आपका लिखित स्रोत। तो अब आ गए हम साहित्यिक स्रोत। लिखित स्रोत या साहित्यिक स्रोत एक ही बात है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम वेद, यानी कि वेदों में क्या जिक्र मिलता है। तो वेद 4 होते हैं। पहले देख लेते हैं हम कि वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 होते हैं। आपको पता होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है जी। और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख कौन से, पूछ लेता है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख कौन से वेद में किया गया है, तो आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख जो किया गया है आपका ऋग्वेद में किया गया है। फिर है पूछता है आपसे, ऋग्वेद को, उत्तराखंड के ऋग्वेद में देवभूमि व मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो पूछ लेता है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो आप याद रखेंगे कि देवभूमि कहा गया है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। फिर आ जाता है आपका इसी में साहित्यिक स्रोत में दूसरा आपका ब्राह्मण ग्रंथ। तो इन देख लेते हैं, इनकी भाषा वैदिक संस्कृति होती है, यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथों की जो भाषा होती है वो वैदिक संस्कृति होती है। ठीक है जी। ये पद में लिखे गए थे। जैसे पद का मतलब जैसे कविता लिखी जाती है, शायरी लिखी जाती है, छंदों में लिखा जाता है। ठीक है जी। पद में लिखने का मतलब जैसे अंजुम रहबर का एक शेर है कि जिनके घर में अमीरी का सजर लगता है, जिनके घर में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब भी दुनिया को हुनर लगता है। जिस तरह ये शायरी और कविता होती है, इसी तरह से पद में लिखा गया है ये। ठीक है जी। फिर कहा गया प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, यानी कि जो प्रत्येक वेद होता है इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डिवीजन किया गया है इनका भी, तो उन्हें क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जैसे ऐतरो ब्राह्मण ऋग्वेद का एक ग्रंथ है। ऐतरो ब्राह्मण एक पार्ट है। पार्ट किसका है वो पार्ट जो है आपका वो ऋग्वेद का एक पार्ट है। और को क्या नाम है पार्ट का नाम? ऐतरो ब्राह्मण। ठीक है जी। ऐतरो ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बताने का उद्देश्य था आपको, मेन इतनी बात लिखवाने का जो मैंने लिखवाई है, इसमें सिर्फ ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट कि ऐतरो ब्राह्मण ग्रंथ में
उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग उत्तराखंड के लिए किया गया है। अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द कहा गया है, तो आपके लिए सवाल बन गया था आपके कि ऐतरेय ब्राह्मण क्या है। तो अब मैंने बता दिया कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है आपका ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद का एक पार्ट है। ऋग्वेद क्या है? ये 4 वेद है। 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद आपका जो था आपका वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में ही एक पार्ट है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है जी। फिर आपका कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ, बाघ देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है, यानी कि कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ में बाघ देवी का निवास स्थान जो था वो बद्री आश्रम बताया गया है। फिर देखते हैं, अध्ययन करते हैं पुराण। ठीक है जी। पुराण तो 18 पुराण होते हैं। सबसे बड़ा जो पुराण है आपका वो स्कंद पुराण है, और सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है जी। और स्कंद पुराण के बारे में हम देखते हैं, इसमें 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है। स्कंद पुराण में जो किया गया है वो 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। वो 5 कौन से हैं? एक है नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालधर, कश्मीर। मानसखंड को ही पहले उत्तराखंड के एक पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। फिर आपका स्कंद पुराण में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। वो पूछ लेता है आपसे कि मायापुरी किस शहर को कहा जाता था या किस जिले को कहा जाता था, तो आपका उत्तर होगा हरिद्वार, हरि का द्वार। ठीक है जी। और फिर है आपका कुमाऊं के लिए कुर्माचल शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर कि कुर्माचल शब्द का प्रयोग किस मंडल के लिए किया गया था, तो कुमाऊं मंडल के लिए किया गया था। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं महाभारत पर। महाभारत का अध्ययन करना हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर इससे अधिकांश सवाल पूछ लेता है। तो देखते हैं, महाभारत में 18 अध्याय हैं। ठीक है जी। पहला अध्याय जो है आदि पर्व है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन व उल्लपी का विवाह गंगा द्वार में हुआ था। गंगा द्वार जो है वो हरिद्वार को ही गंगा द्वार भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गंगा द्वार को ही हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है जी। और मैंने ये आपके लिए इम्पोर्टेंट करके लिख रखा है वन पर्व, इस पे लिखा भी हुआ है इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो आपका महाभारत का वन पर्व है, इसमें कहा गया है कि जो लोमस ऋषि थे हमारे, वो यहाँ पर पांडवों के साथ आए थे। पांडव कितने थे? 5 पांडव थे। ठीक है जी। वो किसके साथ आए थे? यहाँ पर लोमस ऋषि के साथ आए थे। ठीक। फिर आपका उत्तराखंड की सर्व प्राचीन यात्रा गंगा द्वार, जिसे हरिद्वार कहते हैं, से भरतुंग, यानी कि भरतुंग किसका नाम है? केदारनाथ को कहा जाता था, तक पहुंचती। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि उत्तराखंड की जो सर्व प्राचीन यात्रा थी और वो थी हरिद्वार से केदारनाथ तक पहुंचती थी। ठीक है जी। इसके अनुसार ही कुनिंद राजा सुबाहु ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य किया था। ठीक है जी। सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। सुबाहु जो था वो उत्तराखंड का सबसे पहला राजा माना जाता है जो महाभारत के टाइम पर था। सुबाहु ने इस क्षेत्र में अपनी आधिपत्य स्थापित किया, और सुबाहु की राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी। याद रखेंगे, सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। सुबाहु ने महाभारत काल में पांडव की ओर से भाग लिया था। यानी कि बता रहा है कि जो सुबाहु था वो जो महाभारत का युद्ध हुआ था आपका, महाभारत के युद्ध में सुबाहु ने किसकी तरफ से भाग लिया था? पांडवों की ओर से लड़ा था। यानी कि इसने पांडवों की ओर से लड़कर पांडवों की ओर से लड़ा था अपने विपक्ष के साथ। ठीक है जी। फिर आ जाता है आपका रामायण। हम देखते हैं रामायण में उत्तराखंड का उल्लेख कैसे किया गया है, या उत्तराखंड के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो क्या श्री राम के वनवास जाने पर वशिष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहीं पर निवास किया था। यानी कि जब भगवान श्री राम जी वनवास पर जा रहे थे, तो वशिष्ठ मुनि जो थे उनके साथ उनकी जो पत्नी थी अरुंधति, उन्होंने यहीं पर निवास किया था उत्तराखंड में। ठीक है जी। इसका उल्लेख मिलता है। फिर कहा है तपोवन में लक्ष्मण ने तपस्या की थी, जो टिहरी गढ़वाल में है। तपोवन जो स्थान है वो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी तपोवन में, और तपोवन टिहरी गढ़वाल का एक
क्षेत्र है। ठीक है जी। फिर आपका पौड़ी गढ़वाल के कोट विकास खंड में सिंतोनसु नामक स्थान है जहाँ माता सीता पृथ्वी में समाई थी। वो जब कहते हैं कि अग्नि परीक्षा, जब भगवान श्री राम जी ने माता जी से अग्नि परीक्षा की बात रखी थी, उन्हें अग्नि परीक्षा में कहा गया था, तो एक क्षेत्र था सितोंसु नामक स्थान है, यहाँ पर माता सीता समाधि में समा गई थी, पृथ्वी में समा गई थी। ठीक है जी। फिर पूछा आपसे, इस कारण कोट ब्लॉक में हर साल मनसार मेला लगता है। यानी कि इस अवसर पर जो माता सीता थी, जो वो यहाँ पर पृथ्वी में समा गई थी, तो इस अवसर पर जो होता है, इसके ब्लॉक में यहाँ पर हर साल जो है वो मनसार मेला जो है वो आयोजित होता है, लगता है। और ये 24 नवंबर 2024 में आयोजित किया गया था। ठीक है जी। और ये जो एक गांव है, किस गांव में लगता है, तो ये फलसवाड़ी गांव है, वहाँ पर लगता है मेला। इसी में आपका हो जाता है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास जी ने की है। प्राचीन काल में उत्तराखंड में 2 विद्यापीठ थे, एक बद्री आश्रम था, एक कण्वाश्रम था। ये आप लिखे जाएंगे, केवल वीडियो से देखें नहीं, आप वीडियो को रोक कर, या मेरे साथ अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा स्पीड को कम कर दूंगा जिससे आप लिख भी सके। केवल वीडियो नहीं देखनी, आपको इनके नोट्स बनाने ही आपके काम आएंगे। और 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे 100% आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं उत्तराखंड इतिहास से। ठीक है जी। तो उत्तराखंड में 2 विद्यापीठ थे, बद्री आश्रम, कण्वा आश्रम। ठीक है जी। फिर इनका उल्लेख किया गया है, नीचे देखते हैं। कण्वा आश्रम उत्तराखंड के कोट द्वार से 114 किलोमीटर दूर हेमकुंड व मणिकुंड पर्वत की गोद में स्थित है। ठीक है जी। लिखने की कोशिश करें आप। कण्वा आश्रम उत्तराखंड के कोट द्वार से 114 किलोमीटर दूर हेमकुंड व मणिकुंड पर्वत की गोद में स्थित है। मणिकुंड पर्वत की गोद में स्थित है। लिखा हम नेक्स्ट पॉइंट। इससे दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। इससे दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। शकुंतला, नेक्स्ट पॉइंट, शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका की पुत्री थी। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। ठीक है जी। फिर आपका शकुंतला व दुष्यंत का एक पुत्र था जिसका नाम भरत था। आपने सुना होगा भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा, तो ये भरत कौन था, तो ये शकुंतला और दुष्यंत का एक पुत्र था जिसका नाम भरत था, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है जी। इसी कण्वा आश्रम में कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। पूछ लेता है कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कौन से आश्रम में की, तो कण्वा आश्रम में की थी। ठीक है जी। इसी कण्वा आश्रम में कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। कण्वा आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। पूछ लेता है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, आप याद रखेंगे, मालिनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह स्थान चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह स्थान चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास की रचना मेघदूत के अनुसार अलकापुरी यानी कि चमोली कुबेर की राजधानी थी। यानी कि कालिदास की जो रचना है मेघदूत, उसमें बताया गया है कि जो अलकापुरी था, चमोली था, ये कुबेर की राजधानी थी ये। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।